चलो अपना अब टॉपिक है प्लासेंटा, है ना। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, इधर बता दिया आपको। ये मैटरनल ब्लड वेसल्स है जो मदर की साइड से क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। मैटरनल आर्टरीज है, कौन सी आर्टरीज, मदर के यूट्रस की जो आर्टरी है, ठीक है। यूट्रस की बड़ी आर्टरी होगी, बड़ी आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी, है ना। और ब्रांचेज में डिवाइड होके अलग अलग जगह पे यूट्रस के अंदर क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। और प्लासेंटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेता है, उसी मैटरनल ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फीटल साइड में अम्बिलिकल वेन के थ्रू, है ना। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये मदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर का यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आएगा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देके इन ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस चला जाएगा, ठीक है। फीटल ब्लड के साथ में कभी नहीं मिलता, ये पता है आपको। माँ और बच्चे का ब्लड आपस में कभी नहीं मिलता, ये बात पता है, नहीं पता, आज सुन लो फिर, ठीक है। प्लासेंटा के अंदर माँ और बच्चे का ब्लड आपस में कभी मिलता नहीं है, ठीक है। माँ का ब्लड है बी पॉजिटिव, बच्चे का ब्लड है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। माँ का ब्लड है पॉजिटिव, बच्चे का ब्लड है नेगेटिव, तो कैसे मिलेंगे सोचो। होता है ना, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो माँ का ब्लड ग्रुप है वही बच्चे का ब्लड ग्रुप, कभी नहीं मिलते। माँ की तरफ से यूटेराइन आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा और उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा। वो न्यूट्रिएंट्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू छोड़ दिए जाएंगे, कहां पे, इंटरविलस स्पेस में, ठीक है, इंटरविलस स्पेस में। और इस इंटरविलस स्पेस में जो बच्चे की अम्बिलिकल वेन है, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से उठा लेगी ये और लेके चलेगी, समझ गए आप, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यहां से उठा लेगी इस इंटरविलस स्पेस से और लेके आगे चली जाएगी, समझ गए। अब बच्चे में ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच गई, ठीक है। फीटस में ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच गई। अब फीटस के अंदर और भी तो बहुत सारे सब्सटेंस है जो उसको एक्सक्रिएट करने हैं, है ना। क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है ना। और भी बहुत सारे सब्सटेंस है जो उसको एक्सक्रिएट करने हैं। तो ये सब्सटेंस कैसे आएंगे, ये सब्सटेंस अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू, उसके ब्लड से अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू इधर आ जाएंगे प्लासेंटा तक। और प्लासेंटा तक आके CO2, यूरिया, यूरिक एसिड वो कहां पे छोड़ देगा, इस इंटरविलस स्पेस में, ठीक है। और इंटरविलस स्पेस से मां की जो ब्लड वेसल्स है इस कचरे को लेके किधर चली जाएगी, मां के ब्लड में ले जाएगी। और मां के ब्लड से मां, जो बच्चे की CO2 है वो अब कौन एक्सक्रिएट कर रहा है, मां के लंग्स। बच्चे का यूरिया है वो मां की किडनियां उसका यूरिन बना रही है। बच्चे की यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, वो मां की किडनियां छान रही है, समझ गए। हाँ रिपीट कर देता हूं, कोई बात, ठीक है। तो बच्चा यूरिन कहां कर रहा है, अंदर ही कर रहा है ना। कुछ एक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वो 12 वीक का जब हो जाता है तो वो जो फ्लूइड है, ठीक है, वो स्वालो करना, एमनियोटिक फ्लूइड है वो स्वालो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और 12 वीक के आसपास उसकी किडनियां जो है यूरिन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड पीता है, अंदर यूरिन करता है, तो बहुत सारा क्रिएटिनिन, यूरिया वो उधर छोड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक उसकी बॉडी से इस ब्लड के थ्रू कहां जाता है, प्लासेंटा पे। और प्लासेंटा पे मां का ब्लड इस कचरे को उठा लेता है और मां की जो किडनी है यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन को वो निकालती है, मां के यूरिन के साथ में निकलता है। और CO2 तो बच्चा कहीं से नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि वो एक पानी के अंदर, आपको पानी के अंदर डुबा दिया जाए तो आपके लंग्स काम करेंगे, नहीं कर रहे उसके, ठीक है। तो बच्चा तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तैर रहा है पानी में, उसके तो लंग्स काम ही नहीं करते। तो बच्चे के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, प्लासेंटा। फीटस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, प्लासेंटा होता है, ठीक है। तो वो इधर से तो ऑक्सीजन लेगा, इधर से क्या लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लेगा। और फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है, प्लासेंटा, ठीक है। और इधर से CO2 जो लेके आएगा, ठीक है, इधर से जो प्लासेंटा पर उसकी जो आर्टरीज है, अम्बिलिकल आर्टरी, वो जो CO2 लेके आती है वो यहां पे छोड़ दी जाती है, समझ गए आप।
ऐसे करके प्लासेंटा काम करता है। ठीक है, फिर इसकी हम, अब मैंने आपको बता दिया कि ये मैटरनल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये मैटरनल विलाई ऑफ प्लासेंटा, ये मैटरनल विलाई है, ठीक है, ये फीटल विलाई है प्लासेंटा की, ये इंटरविलस स्पेस है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का मैंने आपको बता ही दिया, इसमें एक वेन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है, और 2 आर्टरीज होती है, 2 आर्टरी होती है, ठीक है, और फीटल विलाई ऑफ प्लासेंटा मैंने आपको बता दिया। अब जो हम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहे थे, वो इन्हीं विलाई में आसपास बस ऐसे सिचुएटेड होती है, ठीक है, और जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है वो क्या करती रहती है, वो हार्मोनल फैक्ट्री होती है, हार्मोन प्रोड्यूस करते रहती है, वो अब हम पढ़ते जाएंगे। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको समझ में आई, आ गई ना, ठीक है। अब मैं प्लासेंटा के बारे में और लिखना स्टार्ट करता हूं, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये एनाटॉमी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब प्लासेंटा डिस्कोइड शेप होता है, डिस्कोइड होता है, क्यों इसको डिस्कोइड क्यों बोलते हैं, ये डिस्क लाइक शेप जैसा होता है ना, डिस्क लाइक शेप होती है इसकी, ठीक है। फिर ये इसको बोलते हैं, ये हिमोकोरियोन है, ये हिमोकोरियोन है, ठीक है, क्यों कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड, प्लासेंटा मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बच्चे का ब्लड मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इंटरव्यूलस स्पेस है, और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ गए, क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्लासेंटा को कि ये डेसिडुएट है, ये क्या है, ये डेसिडुएट है, डेसिडुएट का डेसिडुआ बोलते जा रहे हैं, डेसिडुएट का मतलब क्या होता है कि ये शेड आउट, वो लेयर जो शेड आउट हो जाती है ना, तो ये भी क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी शेड आउट होता है कि नहीं होता, ये आफ्टर डिलीवरी शेड आउट हो जाता है ना, शेडिंग हो जाती है इसकी, इसलिए कैसा है, डेसिडुएट है, समझ गए। फिर और बताऊं आगे, प्लासेंटा इसकी शेप जो होती है डिस्क लाइक है, ऊपर लिख ही दिया मैंने, शेप डिस्क लाइक, ठीक है, तो डिस्क लाइक शेप है, ये सेंटर से थिक होता है, सेंटर से कैसा होता है, थिक, मोटा, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का, और पेरीफ्री से ये थिन होता है, पतला होता है थोड़ा, ये देख, ये पेरीफ्री है इसकी, ठीक है, यहां से थोड़ा पतला होता है, ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन इसको ऐसे करूंगा, थोड़ा इस तरीके से बनाऊंगा ना, तो ये ऐसे पेरीफ्री थोड़ी पतली हो जाएगी, ठीक है, तो इस हिसाब से होता है ये, पेरीफ्री से कैसा होता है, थिन, ठीक है, तो पेरीफ्री से होता है लगभग 1 सेंटीमीटर का, समझे। इसका वेट जो होता है प्लासेंटा का, वेट होता है लगभग 500 ग्राम। अब एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे, बिल्कुल सिंपल सा है, वेट पूछ लेते हैं प्लासेंटा का, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे, बिल्कुल सिंपल सा है, कितनी होती है ब्लड वॉल्यूम, 500 ml ब्लड होता है प्लासेंटा, कितना, 500 ml, ठीक है। प्लासेंटा का डायमीटर कितना होता है, ये भी एक बार पूछा हुआ है, डायमीटर, ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। फिर ओरिजिन प्लासेंटा का किधर से होता है, बनता कैसे है, ये ओरिजिन की बात करें, ये बनता कैसे है, ठीक है, इसका मैटरनल ओरिजिन, पहले मैं लिख देता हूं, ओरिजिन मतलब फॉर्मेशन, है ना, ओरिजिन, तो मैटरनल और फिटल दोनों ही ओरिजिन होते हैं, मदर साइड से भी प्लासेंटा बनता है,
ठीक है, और फिटल साइड से भी प्लासेंटा बनता है, ठीक है, ओरिजिन। तो दोनों ही ओरिजिन है, मैटरनल मैटरनल ओरिजिन और फिटल ओरिजिन। कुछ एक प्लासेंटा फिटस की तरफ से बनता है, फिटल साइड की तरफ से, और कुछ एक प्लासेंटा मैटरनल साइड की तरफ से बनता है, ठीक है। तो मैटरनल साइड की तरफ से प्लासेंटा जो बनाता है वो होती है मैटरनल विलाई, जो है मैटरनल विलाई जो है प्लासेंटा की, वो बनाती है, ठीक है। लगभग 20% जो प्लासेंटा होता है वो मैटरनल साइड से बनता है। कितना परसेंट? 20%, ठीक है। फीटल साइड से जो प्लासेंटा बनाती है वो होती है स्टेम विलाई, स्टेम विलाई, ठीक है। इसको स्टेम विलाई को एक और नाम देते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसोम, कोरियोनिक फ्रोंडोसोम, ये भी आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, कोरियोनिक फ्रोंडोसोम, ठीक है। और कोरियोनिक फ्रोंडोसोम, कोरियोनिक फ्रोंडोसोम, ठीक है। और ट्रोफोएक्टोड्रम, ट्रोफोएक्टोड्रम, ये नाम हम पढ़ के ही आए हुए हैं। ये क्या करता है? ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं फीटल साइड से, ठीक है। और ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं लगभग 80% प्लासेंटा का। कितना परसेंट? 80% प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर प्लासेंटा की वेट की बात करें, वेट की बात करें तो लगभग मैटरनल साइड से जो प्लासेंटा का वेट होता है वो होता है, अगर रेशियो डिवाइड करें तो 1:6, ठीक है। वेट का रेशियो देखें तो मैटरनल साइड से जो टोटल प्लासेंटा का वेट है उसका कम वेट बनता है और फेटल साइड से ज्यादा वेट बनता है, समझ गए। अब 20% है तो 1/4 पार्ट कौन बना रहा है? फिटल साइड से। सॉरी, ये 1 इधर बन रहा है 1/5 पार्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। और ये बना 4/5 पार्ट, है ना। 80% और 20% की बात है, आपसे कोई पार्ट में पूछ लेते, समझ गए कि आपके पास में 5 पार्ट है तो 5 पार्ट में से 4 पार्ट कितना, 80% कितना हो गया? फिटल की तरफ से, है ना। और 1 पार्ट कौन बना रहा है? मैटरनल साइड से, ठीक है। तो ऐसे करके ये कुछ एक इसकी स्पेसिफिक इसके जो है, ठीक है। समझ में आया इतना? वॉल्यूम मैंने लिख दी, लिख दी। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। कितनी है वॉल्यूम? 500 ml वॉल्यूम है टोटल, 500 ml, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि प्लासेंटल विलाई की टोटल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml, ठीक है। इनमें से कुछ एक मैटरनल विलाई है, मैटरनल विलाई, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम जो होती है, ब्लड वॉल्यूम होती है 150 ml, 150 ml। बची कितनी? फिटल विलाई, फिटल विलाई, ठीक है। फिटल विलाई में कितनी होगी? 350 ml, ठीक है। मैटरनल विलाई में 150, फिटल विलाई में 350, ठीक है। हो गया 500। अब देखो मैटरनल विलाई कौन सी है? यह है मैटरनल विलाई। ये क्या है? मैटरनल विलाई। इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो प्लासेंटा के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी है? 150 ml, ठीक है। फिटल विलाई के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी है? 350 ml, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे ब्लड है और एक ब्रांच ब्लड को लेके आ रही है और दूसरी लेके जा रही है ना, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। माँ की विलाई अलग है, बच्चे की विलाई अलग है फिटस की, है ना। तो इसका मतलब मैटरनल सर्कुलेशन भी हो रहा है, फिटल सर्कुलेशन भी हो रहा है ना।
तो मैटरनल सर्कुलेशन जो है पर मिनट में कितना ब्लड एंटर हो रहा है यहाँ पे और कितना वापस चला जा रहा है, कितना आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही वापस जाएगा, है ना। तो वो हो गया मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन एट प्लासेंटा। ठीक है, फिटस का कितना आ रहा है और कितना जा रहा है ना। फिटस का कितना परसेंट ब्लड बच्चे की तरफ आ रहा है, बच्चे की तरफ से कितना तो आ रहा है, कितना वापस ऑक्सीजन लेके जा रहा है ना। जितना आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया फिटल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये पर मिनट में हमसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो फिटल ब्लड सर्कुलेशन होता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, आप नीचे साफ लाइन में लिखना फिटल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा, जो होता है 400 ml पर मिनट। फिटल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा कितना होता है 400 ml पर मिनट। ठीक है, कि इधर से 1 मिनट के अंदर लगभग 400 ml ब्लड आता है और 400 ml ब्लड ऑक्सीजन लेके और न्यूट्रिएंट्स लेके वापस चला जाता है। समझ गए? और इधर से मैटरनल जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू प्लेसेंटा जो होता है वो होता है 5 to 600 ml पर मिनट। 5 to 600 ml पर मिनट। ये पूछा था पीजीआई चंडीगढ़ वालों ने, एक एग्जाम हुआ था पीजीआई चंडीगढ़ का, ठीक है, उसमें पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, फिटल ब्लड सर्कुलेशन कितना होता है पर मिनट थ्रू प्लेसेंटा। समझे? ठीक है, तो मैटरनल विलाई और फिटल विलाई का मैंने आपको बता ही दिया। ओरिजिन किधर से होता है? दोनों तरफ से होता है ना। फॉर्मेशन प्लासेंटा का किधर से होता है? दोनों तरफ से ही होता है। अब प्लासेंटा के अंदर कितनी आर्टरीज है, कितनी वेन है? हाँ, है ना। तो ये अम्बलाइकल कोड, ठीक है, और अम्बलाइकल कोड में आपको पता है ये है अम्बलाइकल वेन, ठीक है, और ये है अम्बलाइकल आर्टरी। इन दोनों की हम देखें स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, अम्बलाइकल वेन और अम्बलाइकल आर्टरीज की देखें। तो अम्बलाइकल वेन के जो नंबर है, ठीक है, नंबर, अम्बलाइकल वेन होती है 1, अम्बलाइकल आर्टरीज होती है 2, है ना। ठीक है, फिर इसके अंदर ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर अम्बलाइकल वेन के अंदर होता है प्रेशर 10 mm ऑफ Hg, ठीक है, 10 mm ऑफ Hg। और अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 60 mm ऑफ Hg। कितना? 60 है, 60 mm ऑफ Hg, क्योंकि वो आर्टरी है। आर्टरी में हमेशा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ना, होता है कि नहीं होता? हमारी पल्मोनरी वेन का प्रेशर कितना होता है? हाँ, पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी आर्टरी का कितना होता है? ठीक है, मेरे को सोचना पड़ेगा अभी। अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, ठीक है। ब्लड प्रेशर ह्यूमोरल वेन का कितना होता है? ये आएगा हमारी ह्यूमोरल वेन, अब देखें, ठीक है। ब्लड प्रेशर फिर है SpO2, ठीक है। इसके अंदर कितनी होती है SpO2? अम्बलाइकल वेन के अंदर लगभग 80%, ठीक है, और इसके अंदर लगभग 50 से 60%।
50 से 60%। फिर है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। PO2 तो समझते होगे, इधर लगभग होता है 30 से 40%, 40 mm ऑफ Hg, सॉरी 30 से 40 mm ऑफ Hg। और इधर होता है लगभग 20 से 25 mm ऑफ Hg। PO2, हमारे अंदर PO2 कितना होता है? 90, 90 मतलब 80 to 100 तक हम मानते हैं ना। और एवरेज देखें तो लगभग 95। और SpO2 भी हमारे अंदर 80 to 100, एवरेज देखें तो 95, है ना, 97, 95। फिर और क्या बच गया? नंबर, ब्लड प्रेशर, SpO2, PO2, और तो क्या बच गया इसमें? ठीक है, हाँ, इसका फंक्शन, फंक्शन फंक्शन ये क्या करती है? इट कैरीज, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही लिखा है, अम्लाइकल वेन का, है ना। और इट कैरीज, अम्लाइकल आर्टरीज क्या करते हैं? इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ना। तो ये है, ठीक है। फिर प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हम देखें डिफरेंस ऑफ ब्लड गैसेज, या ऐसे लिख रहे हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेज, आर्टीरियल ब्लड गैसेज इन प्रेग्नेंट in difference of arterial blood gases in non pregnant और प्रेग्नेंट के में होता है कोई डिफरेंस आर्टीरियल ब्लड गैसेज के अंदर? पहले ये बताओ, आर्टीरियल ब्लड गैसेज किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ जी, अभी 2 दिन मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, फिर मैं बहुत पूछता हूँ क्लास में, ऐसे नाम लेकर। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, कौन सी गैसेज की बात कर रहा हूँ? आर्टीरियल ब्लड गैसेज कौन सी होती है? हमारे ब्लड में कौन सी गैस होती है? और हाँ, उसी की तो बात कर रहा हूं। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में हमारे अंदर, नॉर्मल किसी के अंदर PO2 जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है? 80 to 100 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, है ना। एवरेज अभी तो बोल के गया हूं 95 mm ऑफ Hg, ठीक है। और प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये ज्यादा होता है, कितना होता है? 105 mm ऑफ Hg, 105 mm ऑफ Hg, है ना। फिर है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर CO2, PCO2 कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर? कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर? हाँ जी, कितना? सबको पता होगा, जल्दी बोलो, अभी याद करो, बड़ा सिंपल सा है। BSc में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, GNM में पढ़ा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ABG देखी होगी हॉस्पिटल में किसी की, ABG में लिखा होता है। 35 से 45 mm ऑफ Hg, ठीक है। एवरेज 40 mm ऑफ Hg,
ठीक है, 35 से 45 mm ऑफ Hg, ठीक है। और प्रेग्नेंट फीमेल में ये हो जाता है 32 mm ऑफ Hg। प्रेग्नेंट फीमेल में कितना हो जाता है 32 mm ऑफ Hg, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल में देखो ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो फायदा होता है कि नुकसान होता है? ऑक्सीजन कम हो जाए तो फायदा होता है कि नुकसान होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कम होती, ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो फायदा होता है कि नुकसान होता है? हैं? नुकसान होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो नुकसान है कि फायदा है? कम हो जाए तो नुकसान है। कोई भी चीज एबनॉर्मल हो जाती है तो उसका नुकसान होता है ना। इसलिए सोच रहे कुछ भी चीज है, चाहे वो जब एबनॉर्मल हो गई, चाहे वो बढ़ गई चाहे वो घट गई, ठीक है, तो उसका विटामिन होते हैं हमारे लिए बहुत, विटामिन का वाइटल एमाइंस है ना, वाइटल एमाइंस, उनके बिना आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। वो हमारे जिंदा रहने के लिए वो एमाइंस है, वो वाइटल रखते हैं हमें। लेकिन विटामिन बढ़ गए तो टॉक्सिसिटी करते हैं, कम हो गए तो बहुत बीमारियां हो जाती है, बताइए आपको ना। तो कोई भी चीज ज्यादा होगी तो नुकसान होगा और कम होगी तो भी नुकसान होगा। अब देखो, ये है नॉर्मल, आप और मैं सब सांस ले रहे हैं इस प्रेशर पे, और इस ये है हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर। तो SpO2 चेक करेंगे तो किसी की 95, 97, 99, 100 आएगी, ठीक है, वो SpO2 होती है। ये प्रेशर है ऑक्सीजन का। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है अभी ऑक्सीजन का? एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है? टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? इस जगह एयर का प्रेशर कितना है? मूवी देखी है हॉलीवुड कभी? हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी तो देखी होगी। वो जब ऐसे गोली चलाता है वो एरोप्लेन में, है ना, एरोप्लेन में जब वो गोली चलाता है कोई, तो जब एरोप्लेन की विंडो या टूट जाती है तो देखो ना, उठ उठ के सारा सामान बाहर गिरने लग जाता है। ये देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर है, ऊपर क्या नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर से एरोप्लेन के अंदर पॉजिटिव प्रेशर है, बाहर क्या है? नेगेटिव प्रेशर है। तो नेगेटिव प्रेशर चीजों को खींचता है, हमारे यहाँ क्या है? पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। इसलिए एरोप्लेन जब हमारी अर्थ पे होता है, लैंड पे, तो उसके अंदर ऐसा कुछ होता है चीजें उठ उठ के अपने आप बाहर जाती है? नहीं जाती। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेशर, जितना प्रेशर यहाँ है उस टाइम उतना ही प्रेशर एरोप्लेन में होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। कितना? 700। हम सारे सर्वाइव कर रहे हैं 760 mm ऑफ Hg। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। इसलिए पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो लैंड के ऊपर यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है 160 mm, ठीक है। और 160 mm ऑफ Hg पे हमारे ब्लड के अंदर कितना प्रेशर रहता है? 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। 160 पे 100, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घटने लगेगा, ठीक है, घटने लगा, हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो हमारे अंदर जब वो घटेगा तो हमारे अंदर ये घटेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी तब तक सर्वाइव कर जाती है जब ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 65 के आसपास हो, ठीक है, 65 के आसपास हो। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व होती है एक, कभी पढ़ना नेट पे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व नाम की एक चीज होती है, ठीक है। आप पहाड़ पे घूमने जा रहे हो, पहाड़ पे नॉर्मल लैंड पे था 160 mm ऑफ Hg, आप ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हो, ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते एटमॉस्फेयर का प्रेशर वहां पे आ गया ऑक्सीजन का 95 mm ऑफ Hg, ठीक है। कितना कम हो गया? पहले से 65 कम हो गया। आपके ब्लड में था 160 पे 95, ऊपर जाओगे तो ब्लड में एटमॉस्फेयर, आपके ब्लड का प्रेशर कम होता जाएगा ना, धीरे 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 नीचे आता जाएगा।
आप सरवाइव करोगे, अच्छे से सरवाइव कर लोगे 70 पे, ठीक है। जिनके लंग्स एकदम ठीक है वो 70 पे कर लेंगे, जिनके लंग्स बहुत बढ़िया है वो 65 mm ऑफ एचजी पे भी सरवाइव कर लेंगे, ठीक है। 65 mm ऑफ एचजी के आसपास जो एसपीओ2 है हमारा, वो लगभग 90% से ऊपर रहता है, 95% के आसपास रहेगा एसपीओ2। लेकिन जब ये 65 से नीचे आ गया हमारे ब्लड का एसपीओ2, है ना, हमारे ब्लड का पीओ2, जब ये 65 से नीचे आ गया, ठीक है, फिर हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरने लगता है। फिर पल्स ऑक्सीमीटर में चेक करोगे ना, फिर 80% 70% गिरता है कि नहीं गिरता, ठीक है। फिर आदमी को फिर जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन के हाई प्रेशर की, ठीक है। फिर हम मास्क लगा के उसको कैसा देते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, देते हैं कि नहीं देते। ये कुछ एक एसपीओ2 पीओ2 होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ एचजी, ठीक है। और उस पे हमारे ब्लड का प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन प्रेशर कितना है, 80 से 100 mm ऑफ एचजी। और उस 760 में से अगर ऑक्सीजन का प्रेशर निकाले तो है 160 mm ऑफ एचजी, और बाकी बचा हुआ किसका है, नाइट्रोजन का, ठीक है। बाकी बचा हुआ नाइट्रोजन का प्रेशर है, ऐसे करके। तो अब इतनी लंबी चौड़ी बात बताई मैंने, कुछ समझ में आया क्या आपको, आएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं प्रेगनेंसी पे। अब मैं कह रहा था ज्यादा ऑक्सीजन भी नुकसान करती है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसान करती है, कम ऑक्सीजन भी नुकसान करती है और कम कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसान करती है। तो अब इसमें क्या होगा, ये प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, क्योंकि खुद के लिए तो ऑक्सीजन लेनी है, बच्चे के लिए भी लेनी है ना। दो बॉडी है, पहले एक बॉडी थी, अब दो, एक बच्चा और है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा तो उसका वेंटिलेशन बढ़ जाएगा, वेंटिलेशन बढ़ जाएगा तो उसका CO2 वॉश आउट होने लग जाएगी, तो अंदर CO2 है, ठीक है। तो जब CO2 लंग्स की वजह से CO2 वॉश आउट होती है, ठीक है, तो कौन सा रेस्पिरेटरी डिस्टरबेंस हो जाता है, एसिड इम्बैलेंस हो जाता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ठीक है। जब लंग्स ज्यादा सांस ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी किसी भी पर्सन में। मान लो ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसको फीवर है, फीवर की वजह से वो हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकाल रहा है, तो उसके अंदर क्या एसिड बेस डिस्टर्बेंस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एसिड कम हो गया, एल्केल बढ़ गया ना, बेस बढ़ गया। फिर आ जाते हैं, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, ठीक है, वो ऑक्सीजन कम लेगा, CO2 कम बाहर निकालेगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लॉक है ना, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन ले रहा है तो कम ले रहा है, और जब CO2 बाहर निकाल रहा है तो आगे ब्लॉकेज है, उसके लंग्स में स्पूटम है या और कुछ है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो CO2 पूरी बाहर नहीं निकलेगी, CO2 पूरी बाहर नहीं निकलेगी तो CO2 का लेवल 45 से बढ़ता जाएगा, 45 से बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर फिर क्या क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस, ठीक है। CO2 कम होगी तो एल्केलोसिस, CO2 बढ़ेगी एसिडोसिस, ठीक है, ऐसे करके होता जाता है। अब आ जाते हैं प्रेग्नेंट पे। अब प्रेग्नेंट फीमेल में CO2 कम हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, कौन सा रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होगा, एसिड बेस इम्बैलेंस कौन सा होगा, एल्केलोसिस, है ना, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ठीक है। तो प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। इतनी बात समझाने के लिए मैं आपको कब से लगा हूं, ठीक है, पैथोलॉजिकल नहीं है ये, फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। पैथोलॉजिकल कब होता, जब उसको फीवर होता कोई या और कोई कारण होता, ठीक है, तो कैसा हो जाता पैथोलॉजिकल। यहाँ पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ फिजियोलॉजी प्रेजेंट है ना। फिजियोलॉजी क्या है, वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है, बॉडी की फिजियोलॉजी है, ठीक है। इस वजह से प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। समझ गए बात, ठीक है, समझ गए।
अब हम चलते हैं, अब हम इसको करते हैं डिलीट। अब ये मदर है, मान लो ये मदर है, मदर का ब्लड ऑक्सीजन लेके कहां पे जाएगा, प्लेसेंटा पे ना, प्लेसेंटा पे। और प्लेसेंटा से इंटरविलस, इंटरविलस स्पेस में क्या जाएगी, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्लासेंटा से, इससे पहले आपको पता है मेटरनल विलाई है, मेटरनल विलाई के पास में जाएंगे, है ना। और मेटरनल विलाई के बाद में इंटरविलस स्पेस में, ठीक है। इंटरविलस स्पेस से ये आ जाएंगे फिर फीटल विलाई के पास में, फीटल विलाई के पास में। फीटल विलाई से होते हुए ये अम्बलाइकल, अम्बलाइकल वेन में जाएंगे, है ना, अम्बलाइकल वेन में। अम्बलाइकल वेन से ये जाएंगे फीटस में, है ना। फीटस से फिर ये आएंगे अम्बलाइकल आर्टरीज में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। ये ब्लड कहां पे आएगा, अम्बलाइकल आर्टरीज में, क्योंकि ब्लड लेके आ रहा है ना, ठीक है। ये तो है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कहां पे पहुंचे, प्लासेंटा तक। प्लासेंटा में मेटरनल विलाई, मेटरनल विलाई से इंटरविलस स्पेस में गए। अब फीटल विलाई, फीटल विलाई में फीटल ब्लड घूम रहा है, ठीक है। ये अम्बलाइकल वेन में गया, अम्बलाइकल वेन से फीटस में गया, फीटस से ये ब्लड घूमता घूमता अम्बलाइकल आर्टरीज में आया, जो उधर से वहां का वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहा है। और अम्बलाइकल आर्टरीज से ये फिर किधर आ गया, प्लासेंटा में, है ना। अम्बलाइकल आर्टरीज से आ गया प्लेसेंटा में, ठीक है। और प्लेसेंटा से ये फिर वापस सारा वेस्ट प्रोडक्ट किधर चला गया, मदर की साइड, है ना। और मदर ने फिर इसको एक्सक्रीट कर दिया, है ना, ऐसे करके। और फिर मदर का ब्लड ऑक्सीजन लेके आया प्लासेंटा तक, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई की। और फिर ये फीटस ने क्या किया, सारा वेस्ट प्रोडक्ट मदर के ब्लड को दे दिया, मदर ने इसको क्या कर दिया, एक्सक्रिएट कर दिया, है ना। ये ऐसे चलता रहा। लिखा नहीं आपने, अच्छा चलो समझो। समझ तो आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अब प्लासेंटा की फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब प्लासेंटा के फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। बोर तो नहीं हो रहे आप, घर पे तो नहीं जाना किसी को। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, मेजर फंक्शंस जो होते हैं, मेन मेन फंक्शन प्लासेंटा के, वो कौन से होते हैं। नंबर वन फंक्शंस, नंबर वन जो फंक्शन होता है, गुड। और और रेस्पिरेटरी फंक्शन, है ना, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है। नंबर टू न्यूट्रिशनल फंक्शन, है ना, न्यूट्रिशनल फंक्शन। नंबर थ्री, पहले लिखते हैं हार्मोनल फंक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल फंक्शन, ठीक है। और नंबर फोर, अब एक्सक्रिएटरी फंक्शन, एक्सक्रिएटरी ये फंक्शन है प्लासेंटा के। तब तक आपको बहुत कुछ याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी फंक्शन की, रेस्पिरेटरी
फंक्शंस की, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन किधर देता है, फेटस को कौन, है ना, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है प्लासेंटा, और CO2 को, हाँ, रिमूव करता है ना। तो ये कैसा फंक्शंस कर रहा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। उसके लंग्स तो फंक्शनल नहीं है, लंग्स क्या है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के अंदर, इन प्रेगनेंसी 15 to 30% ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेज, है ना। प्रेगनेंसी के अंदर 15 से 30% ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक माँ है, उसको लगभग 20, 25, 30% और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए जो वो पहले यूज कर रही थी, ठीक है। इसलिए रेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ती, ठीक है। तो इन प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी रेट के अंदर, रेस्पिरेटरी रेट के अंदर नो चेंज, रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ती है ना, ठीक है। प्रेगनेंसी में डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो है इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी, ठीक है। डेप्थ मतलब डीप, डीप रेस्पिरेशन होता है ना, डीप रेस्पिरेशन। जब डीप रेस्पिरेशन होता है तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, 600 से 700 ml हो जाती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml ना, और प्रेगनेंसी में कितनी हो जाती है, 600 to 700 ml, ठीक है। तो अब इसको वो ऐसे उसकी रेट नहीं बढ़ती, उसकी रेट तो बियॉन्ड नॉर्मल कभी नहीं जाती। तो नॉर्मल जो रेट होती है वो होती है 12 से 24 तक, हम मानते हैं, कहीं कहीं 16 से 20, 12, तो हम मानते हैं कि 12 से 24 तक नॉर्मल रेट होती है ना। बियॉन्ड नॉर्मल कभी नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट 28 हो गई, 30 हो गई, नहीं। ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ गया तो रेस्पिरेटरी रेट 28-30 नहीं होती, ठीक है। डीप रेस्पिरेशन से कैसे, ऐसे, है ना। डीप रेस्पिरेशन ये है। नॉर्मल हम जब सांस ले रहे हैं तो थोड़ी डीप रेस्पिरेशन है, वो नहीं है। किसी को आवाज भी सुनाई नहीं देती हमारी सांस में, लेकिन आवाज सुनाई देने लगती है, डीप रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आवाज सुनाई दे, पर डीप रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। डीप रेस्पिरेशन की टर्म को क्या बोलते हैं, ये बताओ। ये बड़ा आता है एग्जाम में। नहीं, कुशमोल कैसे हो जाएगा, मारना है उसको। कुशमोल तो उसमें होता है, किसमें, एसिडोसिस में, कैलकेलोसिस में। किसमें होता है कुशमोल रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो जाता है, ठीक है, कुशमोल रेस्पिरेशन। चलो आप बताओ, जल्दी टर्म बताओ। डीप रेस्पिरेशन होता है जब डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है। चलो पहला वर्ड बता दिया, हाँ, चलो फिर बता दिया, नहीं, इसलिए तो हाइपर लिखा, क्योंकि मेरे को पता हाइपर वेंटिलेशन बोलोगे आप। हाइपरवोलीमिया,
तो फिर हाइपरवोलेमिया क्या बोल रहे हो? हाइपरपनिया है ना, हाइपरनिया, हाइपरपनिया, ठीक है, ये होता है। टेकिपनिया क्या होता है? रेट इंक्रीज होना। ब्रेडिपनिया डिक्रीज होना। हाइपरपनिया डीप रेस्पिरेशन होना। थैलो रेस्पिरेशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना। तो ये हाइपरपनिया, ये पूछते हैं एग्जाम में। हाइपरपनिया आप देखना क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हाइपरपनिया हो जाता है ऐसे करके। और आपको मैंने बता ही दिया कि प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है, एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है कि ये है किसी फीमेल की, मान लो ये है किसी फीमेल की स्टर्नम, क्या ये स्टर्नम है, ये उसका है, ये चेस्ट है, मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये है चेस्ट। ऐसी होती है रिब्स, कुछ कुछ ऐसी होती है ना, फिर इधर थोड़ा, ठीक है। ये होता है कोस्टोस्टर्नल एंगल, तो बोलते हैं यहाँ पे जो रिब्स लगी होती है कोस्टोस्टर्नल एंगल, ठीक है। यहाँ पे एब्डोमेन उसका एनलार्ज होता रहता है और यूट्रस ग्रोथ करके ऊपर की तरफ आता रहता है, आपको पता है ना प्रेगनेंसी में। तो डायफ्राम अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सांस लेने की जगह है वो भी कम हो जाती है, तो डीप रेस्पिरेशन कैसे होगा? सांस लेने की जगह तो कम होगी, टाइडल वॉल्यूम तो कम होनी चाहिए, टाइडल वॉल्यूम ज्यादा कैसे होगी? हम्म? वो देखो नीचे से ऊपर आ गया सब कुछ, ठीक है। जोर से तो सांस नहीं लेती वो, फिर भी जोर से लेती है तो जगह तो कम हो गई। जब जगह कम होगी तो हवा तो कम आनी चाहिए, लेकिन वो तो हवा ज्यादा ले रही है, ऐसा कैसे? ऊपर की तरफ रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़नी चाहिए, हेलो रेस्पिरेशन होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि डीप रेस्पिरेशन होता है। क्यों? बताओ बताओ बताओ। मैं बताऊं। ये जो रिब्स है ना, ये वाइड हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल कोस्टोस्टर्नल जो एंगल होता है ये होता है 68 डिग्री, ठीक है। और प्रेगनेंसी में ये हो जाता है 103 डिग्री तक, ये रिब्स जो है फैल जाती है, ठीक है। रिब्स जगह बना लेती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। ये थोड़ा फैल जाएगी, फैल जाएगी तो लंग्स को भी फैलने के लिए क्या मिल जाती है? जगह मिल जाती है, ठीक है। इसलिए कोस्टोस्टर्नल जो एंगल है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल कोस्टोस्टर्नल एंगल कितना होता है? नॉर्मल जो एंगल होता है 68 डिग्री, ठीक है। और प्रेगनेंसी में ये हो जाता है कोस्टोफेनिक एंगल जो भी है, ठीक है, ये हो जाता है 103 डिग्री तक, समझ गए? हाँ, इसलिए जगह ज्यादा हो जाती है। मेरे से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सर ऐसे वो प्रेगनेंसी में, वो मेरे मैं पढ़ा रहा था, तो वो मेरे को बोले कि नहीं नहीं सर डीप रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ेगी। हाँ, नहीं तो बोल रहे हो जगह तो कम हो जाएगी। मैंने कहा रेट कभी नहीं बढ़ती, इसलिए नहीं बढ़ती रेट, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि नहीं वो तो यूट्रस ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, लेकिन जगह वाइड हो जाती है वहां की रिब्स, ठीक है। चलो ठीक है, ये था रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ प्लासेंटा ना। ये नहीं है रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ प्लासेंटा क्या है? CO2 को रिमूव करना और ऑक्सीजन को बस अंदर भेज रहा है, ठीक है, वो इतना ही है। ये हाइपरवेंटिलेशन वगैरह जो हो रहा है, मतलब हाइपरपनिया वगैरह, वो नहीं है। हाँ, हाइपरपनिया को आप हाइपरवेंटिलेशन बोल सकते हो, ठीक है। हाइपरपनिया को आप हाइपरवेंटिलेशन बोल सकते हो। किसी भी तरीके से ऑक्सीजन का ज्यादा अंदर जाना वो हाइपरवेंटिलेशन होता है, समझ गए? वो मैकेनिकल हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है। कोई बंदा वेंटिलेटर पे है,
तो हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है उसका, कोई भी तरीके, किसी को फीवर है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो हाइपर वेंटिलेशन होता है ना, हाँ तो वो हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है। ठीक है, फिर है न्यूट्रिशनल फंक्शन। न्यूट्रिशनल फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में देखो क्या क्या जाएगा। अब बात करें ग्लूकोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज न्यूट्रिशन चाहिए उसको। ठीक है, बात पे अमाइनो एसिड की, प्रोटीन चाहिए उसको। फिर बात करते हैं लिपिड्स की, फैट चाहिए बच्चे को, हमें लिपिड्स चाहिए तो उसको भी चाहिए, है ना। फिर बात करते हैं मिनरल्स, मिनरल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये तो उसको चाहिए, फिर मिनरल्स के साथ साथ में विटामिन्स, ये भी उसको चाहिए। मिनरल्स में सारे ही आ गए ना, मिनरल्स में सब कुछ आ गया, ग्लूको, ये सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब आ गया ना, ये सब मिनरल होते हैं। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे ट्रांसफर होती है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड थ्रू फैसिलिटेट फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन और ट्रांसफर which require which which require carrier mediators, carrier mediators। कैरियर मतलब कैरी करने वाले, है ना। ट्रक जैसे होता है, गुड्स कैरियर लिखा होता है ना, ट्रक पे देखा होगा कभी, ट्रक के आगे शीशे के ऊपर की साइड पे गुड्स कैरियर लिखा होता है। गुड्स मतलब सामान, है ना, कैरियर मतलब कैरी करने वाला, ढोने वाला, है ना। तो ग्लूकोज जो होती है वो कुछ एक वहां पे स्पेशल प्रोटीन्स होती है, ठीक है, उनके साथ में अटैच होके और फिर वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर होती रहती है। तो इसके लिए कैरी बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है स्पेशल, ग्लूकोज ऐसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये जाती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन विच रिक्वायर एटीपी और एनर्जी, एटीपी और एनर्जी, है ना, एटीपी लगती है इनको। अमाइनो एसिड ट्रांसफर होते हैं प्लासेंटा के थ्रू, तो एनर्जी कंज्यूम होती है, किराया देना पड़ता है, भाड़ा दे के निकलना पड़ता है। ठीक है, तो एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी की, एडीपी की, एडीपी की कौन सी, हाँ वो डाई हो जाती है, ये ट्राई, वो डाई, डाइफॉस्फेट से इतनी एनर्जी नहीं मिलती, काम वो ट्राइफॉस्फेट में चेंज होना पड़ता है उनको, है ना। इसलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे लिए शुद्ध एनर्जी है ये, है ना, एटीपी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके ऑक्सीडेशन से हमें कितनी एटीपी मिलती है, 8, 8 मिलती है।
हाँ हाँ, कहाँ पढ़ा है आपने? चलो, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है तब कितनी मिलती है? चलो, जब इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तब बताओ कितनी? एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है 38 एटीपी मिलती है। वाह, कितनी एटीपी मिलती है? 38, है ना? 38 एटीपी मिलती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से। 38 एटीपी मिलती है, ठीक है। एरोबिक, नॉन एरोबिक ऑक्सीडेशन जब होता है ग्लूकोज का, नॉन एरोबिक ऑक्सीडेशन जब होता है, ठीक है, तो उससे क्या मिलती है? अब आप यहां बैठे हो, ठीक है, आपको बोलूं भागो, दौड़ लगाओ, यहां से कहां तक भागना है आपने? कोई ऐसी जगह बताओ जो 2 किलोमीटर दूर हो। है कचहरी? कचहरी में जाके केस थोड़ी करवाना है। मान लो कहां तक जाना हो, है बस स्टैंड मान लो जाना, ठीक है। चलो, आपके लिए ये शर्त है कि आप इतने लोग यहां से भागो, और जो पहले बस स्टैंड पहुंचा, ठीक है, और जिसने पहले बस स्टैंड पहुंच के पहले बठिंडा की बस पकड़ी, उसको बठिंडा एम्स में सिलेक्शन मिलेगा। भागोगे ना फिर? मतलब एक्सरसाइज करोगे ना। आप यहां बिल्कुल आराम से बैठे हो, ठीक है, और आराम से बैठे लोगों में जब आप एकदम से एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स के अंदर कौन सा बढ़ जाएगा? नॉन एरोबिक, एन एरोबिक जिसको बोलते हैं ना, नॉन एरोबिक की जगह एन एरोबिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। और जब एन और एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, तो उससे क्या होता है पता है? उससे 38 एटीपी की जगह 2 एटीपी मिलती है। तो एन एरोबिक ऑक्सीडेशन में कम एनर्जी मिल रही है कि ज्यादा? कम एनर्जी मिल रही है ना। हाँ, तो एन एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, और बचे खुचे ग्लूकोज का क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो आपकी मसल्स में फिर जमा हो जाता है, ठीक है, और अगले दिन फिर दर्द करता है वो लैक्टिक एसिड। करता है कि नहीं करता? अभी आपको बोलेंगे बैडमिंटन खेलो, ठीक है, अगले दिन सारा पेन करेगे कि नहीं करेगे हाथ पैर? ठीक है, ठीक है, हाथ पैर दर्द करेंगे ना। हाँ, तो वो क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड वहां जमा होता है। एनारोबिक ऑक्सीडेशन से कितनी फिर एनर्जी मिलती है? 2 एटीपी। कम मिली कि ज्यादा? कम मिली ना, इसीलिए पेन होता है, और लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जब दर्द होता है। फिर आप धीरे धीरे 2-3 दिन में दर्द कम हो जाता है ना, फिर हम फिर बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन में फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, फिर वो धीरे धीरे वहां का जो लैक्टिक एसिड होता है वो डिजोल्व हो जाता है ना। फिर जो एक्सरसाइज करते हैं डेली, उनमें दर्द नहीं होता, उनकी मसल्स को क्या आदत पड़ जाती है? एरोबिक ऑक्सीडेशन की ना, और फिर वो उनको एनर्जी मिलती रहती है। समझ गया आप? अब मान लो, अब मैं बात कर रहा था अमाइनो एसिड्स की, तो वहां पे एटीपी का नाम आया तो मैं ऐसे बताने लग गया, ठीक है। लिपिड्स, लिपिड्स का ट्रांसफर जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन, एक जिधर ज्यादा है उधर से चले जाएंगे दूसरी तरफ। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। मिनरल्स, मिनरल्स का ट्रांसफर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसफर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए स्पेशल कुछ करना पड़े तो भी बहुत दिक्कत होगी ना, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और वाइटल्स अमाइंस जो हैं, विटामिन्स, इनको ट्रांसफर करने के लिए कुछ एक को फैसिलिटेड डिफ्यूजन, कुछ एक को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कुछ एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर आउट हो जाते हैं।
है, उसमें वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है, वो फिर ऐसे करके ट्रांसफर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके प्लासेंटा के थ्रू क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, फिर है जैसे ये तो है ये तो है न्यूट्रिशनल फंक्शन, और एक्सक्रिएटरी फंक्शंस बाकी जो उधर से एक्सक्रिएट होंगे वो कौन से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो हम एक्सक्रिएटरी फंक्शंस में लिख लेंगे। समझ गए आप? फिर अब आ जाते हैं हार्मोनल। चलो एक चीज और बताता हूं आपको। ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू कैल्सिटोनिन हार्मोन और पीटीएच हार्मोन, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ना, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन एंड पीटीएच हार्मोन डू नॉट क्रॉसेज प्लेसेंटा, ये दोनों प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन और पीटीएच हार्मोन ये दोनों प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी बची हुई बातें अभी और बतानी है आपको बहुत सारी, वो हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, पीटीएच हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता है। हाँ हाँ, फिर क्या, फिर बच्चा बिना कैल्शियम का होता ही नहीं कैल्शियम। हाँ, ये इरेगुलरिटीज करते हैं उसमें ना, कहीं पे कैल्शियम डिपॉजिट ज्यादा कर देंगे, कहीं पे कैल्शियम कम कर देंगे ना, इसलिए उन इरेगुलरिटीज को नया ना हो इसलिए ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, और बच्चे की जो खुद की ग्लैंड्स है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीटीएच और कैल्सिटोनिन बनाने लग जाती है। इतना ज्यादा पीटीएच और कैल्सिटोनिन अगर मदर के लेवल का बच्चे के लेवल तक चला गया तो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज खोज कर देगा, है ना। इसलिए 8वें वीक के आसपास, 8वें से 10वें वीक के आसपास बच्चे में इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है, पीटीएच, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जब आगे आगे जैसे जैसे टाइम आएगा वो लिखते जाएंगे कौन सा हार्मोन कब बनने लग जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ऐसे ही बस बता दिया सिंपल रफ तरीके से कि 8वें, 10वें, 12वें वीक के आसपास बच्चे में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे जब लिखेंगे तब लिखेंगे कौन से टाइम कौन सा हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हर चीज का जवाब मिलेगा आपको, थोड़ा सब्र रखोगे तब, जब ओबीजी पूरी होगी ना तब तक बहुत सारी बातों का जवाब मिल चुका होगा। ठीक है, अब आगे पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब इन प्लेसेंटा hormone is produced by hormone is produced by कौन सी सेल के थ्रू, इन साइटोट्रोफोब्लास्ट, है ना, इन साइटोट्रोफोब्लास्ट, इन साइटोट्रोफोब्लास्ट के थ्रू हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ, हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा, है ना, हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा, है ना, ये हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, है ना। फिर बात करते हैं, टू टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा, टू टाइप के हार्मोन प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस करता है। कौन से, एक होता है प्रोटीन नेचर हार्मोन, ये बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, प्रोटीन, सारी हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है आपको बताइए,
नेचर हॉर्मोन्स, ठीक है, और एक है स्टीरॉयड नेचर हार्मोन, स्टेरॉयड नेचर हार्मोन, स्टेरॉयड नेचर हार्मोन। दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन नेचर हार्मोन की बात करें तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं HCG, HCG, ठीक है, HPL, PA, ये कौन से हार्मोन है? ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है, ठीक है। और स्टीरॉयड नेचर हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। वन बाय वन लिखेंगे सब। अब मैं बताता हूं आपको, सुनते जाओ, लिखूंगा कम, बताऊंगा ज्यादा, बाकी आप नोट पे लिख लेना। और नोट्स जिसको मिलेंगे सबको मिलेंगे, उसमें खुद की राइटिंग से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ही आप बस ठीक है मोबाइल में पढ़े हुए हैं या कहीं पे पढ़े हुए हैं, वो वैसा नहीं, खुद की राइटिंग के नोट्स चाहिए मुझे, है ना। तो खुद की राइटिंग के नोट्स बनाने, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है, और आपका दिमाग फिर काम करेगा अच्छे से। तो प्रोटीन नेचर हॉर्मोन्स की HCG, है ना, फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, है ना। तो सबसे पहले तो HCG की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HCG की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। फिर इसको प्रोडक्शन इसका कौन करता है? HCG का प्रोडक्शन कौन करता है? प्लासेंटा। और प्लासेंटा की कौन सी सेल्स पढ़ के आई हैं? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ना, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो HCG का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। कौन से दिन पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाता है? 9th to 10th डे, 9th to 10th डे, ठीक है। 9 से 10वें दिन के आसपास HCG का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ HCG, फंक्शंस, ठीक है। अब ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस, इट स्टिमुलेट, अब सारे HCG की बात करते हैं, ना कि सिर्फ फीमेल के HCG की, ठीक है। इट स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स, लैडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस इन मेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। मेल के अंदर ये इंटरस्टिशियल सेल्स को और लैडिंग सेल्स को कंटिन्यू स्टिमुलेट करता रहता है, ठीक है, कि स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, ठीक है।
तो ये काम भी करता है। मेल में भी बहुत लेस अमाउंट में HCG होता है, ठीक है। वो अलग, वो केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है, मतलब सेम वैसी ही होती है थोड़ी, पर थोड़ी थोड़ी अलग होती है। वो कहाँ पे काम करता है? टेस्टिकल्स के अंदर, ठीक है। वो वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन करवाता रहता है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर है फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर इट मेंटेन वायबिलिटी ऑफ, किसको जिंदा रखता है? वायबिलिटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर कंटिन्यू, हाँ जी, कंटिन्यू सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम को भी जिंदा रखता है ये। HCG नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा। कल मैंने बताई थी ना कैसे। आपका नाम क्या है? पवन, आपका? 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 तन्नू, आपका? गगन, आपका? सुरेंद्र, ठीक है। उनका जो वो चले गए, वरुण। चलो कल जो नहीं आए थे उनके लिए, ठीक है। नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है उसकी बात करते हैं थोड़ी सी, 2 मिनट के लिए। ओवरी में मैं सुबह से बताता जा रहा हूं, कल भी बताया, आज भी बता रहा। ओवरी ये है क्या? ओवरी, है ना। इस पार्ट को ओवरी के बोल देते हैं मीजोवेरियम, है ना। यहाँ पे ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं, यहाँ पे इमैच्योर या प्री मेच्योर फॉलिकल्स, है ना, प्री मेच्योर oocytes। हर महीने इधर इधर मान लो यूट्रस, इधर यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में लगभग फीमेल में ब्लीडिंग कितने दिन होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में? 1 से 5 दिन तक नॉर्मल मानते हैं, है ना, 1 to 5 डेज तक, ठीक है। तब तक ओवरी में कुछ खास चेंजेस नहीं होते, ठीक है। जैसे ही 5वें दिन ब्लीडिंग बंद हुई तो यूट्रस के अंदर पहली मेंस्ट्रुएशन फेज होती है ब्लीडिंग फेज, सेकंड फेज होती है प्रोलिफरेशन फेज, प्रोलिफरेशन फेज जो होती है 6 से 14 दिन की। 14वें दिन ओवुलेशन हो जाता है ना। तो इधर इधर ओवरी में, ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स, ये जो प्री मेच्योर फॉलिकल्स हैं ये बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है, ये बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। और इन प्री मेच्योर फॉलिकल्स में बीच में इनके रहता है ओवम, है ना। बीच में क्या है? बीच में है ओवम, ये ओवम है इनके बीच में, ठीक है? फिर ये हो गया मैच्योर, ये मैच्योर हो गया तो 14th डे इस ग्राफियन फॉलिकल्स में से क्या रिलीज हो जाता है? ओवम, ना, ओवम रिलीज हो जाता है। ये ओवम रिलीज हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ओवुलेशन कौन से दिन पे होता है? 14th डे पे, है ना। जो बचा पीछे, ये जो बचा खोल, जो इसका कवर बच गया, ये जो कवर बच गया, इस कवर को क्या नाम दे दिया? कॉर्पस ल्यूटियम। ये बच गया कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम, अब देखो ओवुलेशन के बाद में एक और फेज होती है, सिक्रीटरी फेज होती है कि नहीं होती, जिसमें लेयर पूरी तैयार होती है। मैं सुबह बता रहा था, और सॉफ्ट हो जाती है 21वें दिन पे, है ना। तो ये ल्यूटियल फेज में क्या होता है? यूट्रस को चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि उसके एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीशन करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, 21वें 22वें दिन 23वें दिन के आसपास मैं बता रहा था फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है 20 21 22 दिन के आसपास, कंप्लीट होता है 23 24 25 26 दिन के आसपास, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया फिर तो ठीक है,
कि 23, 24, 25, 26 दिन के आसपास फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो बेचारा 26, पता है 26 दिन तक वेट कर लेता हूं, तो 26 दिन तक वेट करता है, 26 दिन तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है 26वें दिन के आसपास, और 26 दिन के आसपास डीजनरेशन हो जाता है, एकदम से ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है। ठीक है, कम होता है तो यहाँ पे जो लेयर तैयार होती है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से झड़के टूट जाती है। ठीक है, झड़के 27 और 28 दिनों के बीच में यूट्रस के अंदर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, जब वो इकट्ठी होती है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट मेंसेज का फर्स्ट डे आता है जिसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब 26वें दिन के आसपास, 27वें दिन के आसपास कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अब हम उस स्टेज में आ गए जहां हम वो पढ़ रहे हैं कि प्लासेंटा बन गया और फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ये जिंदा रहता है कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए जिंदा रहता है। ठीक है, 3 मंथ तक जिंदा रहता है। ठीक है, और 3 मंथ तक किसका सिक्रीशन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या है, HCG, वो सब्सटेंस है HCG। अगर HCG होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम HCG इसको मिलता रहेगा, HCG इसको प्लासेंटा से मिलता रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम प्लासेंटा को क्या देता रहेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर HCG है तो कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा है तो प्लासेंटा जिंदा है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं सीक्रेट करता तो मिसकैरेज हो जाएगा, तो प्लासेंटा जिंदा बचेगा, नहीं बचेगा, प्लासेंटा बाहर निकल जाएगा। मिसकैरेज होगा तो प्लासेंटा को बाहर निकलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहता है, और 3 महीनों तक कॉर्पस ल्यूटियम प्लासेंटा को क्या देता रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और प्लासेंटा इसको क्या देता रहता है, HCG। 3 महीने के बाद में प्लासेंटा कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाता है। कंप्लीट फॉर्मेशन प्लासेंटा का कब हो जाता है, 3 महीने, 90 दिन लगते हैं या 12 वीक लगते हैं। ठीक है, 3 महीने में, जब 3 महीने में प्लासेंटा कंप्लीटली फॉर्म्ड हो गया, उसकी गर्ज मिट गई, उसको जरूरत थी पहले कॉर्पस ल्यूटियम की, उसको क्या चाहिए था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अब उसकी जरूरत मिट गई, जरूरत मिट गई तो उसने इसको लात मार दी। ठीक है, उसने इसको HCG देना बंद कर दिया, HCG देना बंद कर दिया, तो 3 महीने के बाद में बेचारा कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है, क्योंकि इसको HCG नहीं मिलता। इसलिए प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम की एज कितनी है, 90 डेज। नॉर्मल कॉर्पस ल्यूटियम की एज बेचारे की कितनी है, 26 से 27 दिन। ठीक है, ऐसे करके समझ, बात समझ में आई। तो ये इसलिए मैंने लिखा, इट मेंटेन वायबिलिटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टिल 3 मंथ, टिल 3 मंथ या 12 वीक्स। 12 वीक में 3 महीने होते हैं ना, और 90 दिन में भी 3 महीने होते हैं, और 90 डेज। समझ गए बात। ठीक है, फिर इंक्रीज HCG लेवल, increase HCG level can cause hyperemesis, gravidarum, hyperemesis gravidarum, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग। आप BSc हो, हाँ, BSc में पढ़ा होगा ना, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, है ना, नाम पढ़ा होगा, तो वॉमिटिंग आती है। मॉर्निंग सिकनेस भी पढ़ा होगा, मॉर्निंग सिकनेस, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम और मॉर्निंग सिकनेस में बहुत फर्क है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम तो सीवियर फॉर्म है वॉमिटिंग की, तो मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में सुबह सुबह नोजिया वॉमिटिंग होना, है ना, 50% फीमेल में ही होता है, सब में नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे करके, वो क्यों, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस रहती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 3 महीनों का, और HCG लेवल
90 दिन तक की बढ़ा होता है। और HCG की वजह से क्या होती है, वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग खत्म, HCG डिक्रीज, नोजिया वोमिटिंग खत्म, है ना। ऐसे करके तो एक चीज ये होगी कि इंक्रीज HCG लेवल कैन कॉज हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम। इधर ही मैंने आपको बताया कि 90 दिनों तक HCG का लेवल ज्यादा होता है, इसलिए 90 दिनों तक मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया वोमिटिंग होता है ना। इंक्रीज HCG लेवल, increase HCG level can cause hydatidform mole, hydatidform mole, ये कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, ठीक है। अगर HCG लेवल इंक्रीज होगा तो मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, hydatidform मोल हो सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इन मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर आपको इंक्रीज HCG मिल सकता है। इंक्रीज HCG की वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं होती, उल्टा मत सोच लेना, क्योंकि वो तो बाद की बात है, वो तो प्लासेंटा बनेगा तब की बात है ना। HCG की वजह से कोई प्रेगनेंसी हो, ये थोड़ी होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में हो सकता है प्लासेंटा दो हो, दो प्लासेंटा हो गए तो HCG ज्यादा होगा, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में दो प्लासेंटा होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। इन मल्टीपल प्रेगनेंसी इंक्रीज लेवल ऑफ HCG, इन डाउन सिंड्रोम, इन डाउन सिंड्रोम इंक्रीज लेवल ऑफ प्रेगनेंसी, डाउन सिंड्रोम में इंक्रीज लेवल मिल सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ HCG, मैंने प्रेगनेंसी बोल दिया, हाँ ऐसे वर्ड गलत हो जाए ना कि मैं बता दिया करूं, ठीक है। तो इन डाउन सिंड्रोम इंक्रीज लेवल ऑफ HCG, है ना, समझ गए। अब कम किस में हो सकता है, डिक्रीज आपको कहां मिल सकता है। अब देखो डिक्रीज कहां मिलेगा, मान लो एक कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्लासेंटा बनता है ढंग से, नहीं बनता, वो तो ट्यूब में हो जाती है ना। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डिक्रीज लेवल आपको, डिक्रीज लेवल ऑफ HCG आपको मिल सकता है, समझे, ठीक है। फिर एक कंडीशन होती है मिस्ड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन या एबॉर्शन ही लिख लो, मान लो डायरेक्ट एबॉर्शन ही लिखे, तो किसी का एबॉर्शन ही हो गया हो, तो मिस्ड एबॉर्शन में ये होता है कि फिटस की डेथ हो जाती है, और प्रेगनेंसी के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं धीरे धीरे सब साइड होने लग जाते हैं, और फीमेल को पता ही नहीं लगता कि फिटस की डेथ हो गई, ठीक है, वो एबॉर्शन उसको बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। तो लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने बाद में पता लगता है कि फिटस की डेथ हो गई, ठीक है, तो वो मिस्ड एबॉर्शन होता है। तो ऐसे एबॉर्शन में जब प्लासेंटा के फंक्शन ही बंद हो गई तो HCG का लेवल डिक्रीज मिलेगा कि इंक्रीज, डिक्रीज लेवल, है ना। तो एबॉर्शन के अंदर डिक्रीज लेवल मिल सकता है। एबॉर्शन अलग अलग टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से, थ्रेटन्ड, इनएविटेबल, हाँ हाँ, सेप्टिक, रिकरेंट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, और एक और कौन सा होता है, ये पूरे हो गए, 7 होते हैं ना, 7 हो गए, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं इलीगल एबॉर्शन जो है ना, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, हाँ वो, चलो एक चीज आपने बोल ही दी, पहले तो ये बताओ MTP एक्ट कब बना था, है? हाँ वो तो आता है एग्जाम में, हाँ कब बना था, हम तो पढ़ेंगे, हम तो पूरा OBG का सारा कवर करेंगे, ऐसे ही बात करें। MTP एक्ट 1971 में बना, 1971 में, हाँ, अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, संशोधन जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1971 में
अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पीक लेवल ऑफ एचसीजी कब मिलता है? हाईएस्ट लेवल, पीक लेवल ऑफ एचसीजी आर फाउंड, peak level of HCG are found around 60 to 70, 60 to 17th day of प्रेगनेंसी। इस दिनों हाईएस्ट लेवल होता है और इस दिनों वोमिटिंग भी ज्यादा आती है? क्यों? क्या प्लासेंटा उस टाइम अच्छे से बन रहा होता है ना, मतलब ज्यादा प्लासेंटा की ग्रोथ उस टाइम ज्यादा होती है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनना है, ठीक है। और उधर से कॉर्पस ल्यूटियम, उसको क्या चाहिए? ज्यादा एस्ट्रोजन चाहिए उसको, ठीक है। अटैचमेंट जब ज्यादा जल्दी बनेगा तो ज्यादा अटैचमेंट चाहिए ना डेसिडुआ के साथ में, उसको ज्यादा चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा चाहिए तो वो एचसीजी ज्यादा निकालेगा, एचसीजी ज्यादा निकालेगा ना, वो ज्यादा। और दूसरी चीज, उस टाइम एचसीजी इकट्ठा होता रहता है ब्लड के अंदर, ठीक है, एचसीजी इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, तो उस टाइम फिर धीरे 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 60 से 70 दिनों के बाद में एचसीजी लेवल प्लासेंटा डिक्रीज कर देता है और कंप्लीटली, सॉरी, हाँ प्लासेंटा, और कंप्लीटली डिक्रीज वो कब कर देता है? हाँ जी, 90 से 100 दिन के बाद तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है। फिर है लेस अमाउंट ऑफ एचसीजी या डिक्रीज अमाउंट ऑफ एचसीजी फाउंड आफ्टर 90 to 100 डे ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। 90 से 100 दिन के बाद में बिल्कुल ही डिक्रीज अमाउंट हो जाती है, ठीक है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ एचसीजी इन यूरिन कैन बी फाउंड आफ्टर फर्स्ट वीक, या ऐसे लिख लो इन सेकेंड वीक, है ना। तो यूरिन के अंदर, ठीक है। और यूरिन यूरिन फ्री फ्रॉम एचसीजी, फ्री फ्रॉम एचसीजी आफ्टर डिलीवरी। अब डिलीवरी होगी किसी की, ठीक है, तो कब यूरिन फ्री हो जाएगा? ठीक है, यूरिन फ्री फ्रॉम एचसीजी आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर सेकेंड वीक, आफ्टर 2 वीक के बाद में यूरिन के अंदर कोई एचसीजी नहीं है। हाँ डिलीवरी के, हाँ जी, हाँ कम अमाउंट रहती है ना वहां पे, लेस अमाउंट रहती है, ठीक है। बहुत तो सब में होती है, अभी भी है, पर प्रेगनेंसी में इंक्रीज थोड़ी अमाउंट बढ़ी रहती है ना। थोड़ा प्लासेंटा जो होता है वो खुद एचसीजी सीक्रेट करता रहता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता फिर कि वो कॉर्पस ल्यूटियम को जितना चाहिए उतना नहीं, बहुत कम। नॉर्मली कितना होता है वो, होता है उसका 10 टू, मतलब वो होता है 100 इंटरनेशनल यूनिट, उसका पीक लेवल होता है, ठीक है। 100 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है उसका पीक लेवल होता है, हाँ एचसीजी का।
तो नॉर्मली जो होता है 50 से 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। और इससे भी ज्यादा होगा तो 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। नॉर्मल होगा तो 100 तक, ठीक है। 200 तक ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन 200 तक भी होता है। 50 से 100 तक ठीक है। तो अब एक तो इतना लेवल है, और 90 दिनों के बाद में जो मिलता है वो मिलता है 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। कितना? 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है? तो इतना लेवल इसका मिलता है। फिर ये भी थोड़ा, क्योंकि प्लासेंटा है तो उसमें सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट भी है, वो थोड़ा थोड़ा एचसीजी बनाती है। लेकिन जब प्लासेंटा बाहर आ गया तो अब उसमें ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो बहुत सारा एचसीजी बनाए, है ना। प्रेगनेंसी के बाद में प्लासेंटा बाहर आ जाता है ना, ठीक है। कुछ नहीं अंदर, कुछ नहीं है, तो फिर यूरिन उसका फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम कहा थे? हम थे पीक लेवल पे, और यूरिन फ्री फ्रॉम एचसीजी फॉलोइंग, हाँ, आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ फॉलोइंग डिलीवरी, है ना। आफ्टर सेकेंड वीक फॉलोइंग डिलीवरी। और फिर आपको पता है इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। किसको पता लगाने के लिए? पॉजिटिव, या ऐसे लिखे, प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए, है ना, जिसको बोल देते हैं पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ऐसे करके इसका नाम है। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, है ना। एक किट आती है जिसके अंदर क्या रहता है? एचसीजी का एंटी सीरम ना, एंटी सीरा रहता है इसके अंदर, ठीक है। और हमने इसके अंदर क्या डाल देते हैं? हम यूरिन डालते हैं इसमें ना, और यूरिन की ड्रॉप डाली, और फिर इस पे अगर इस पे हमें अगर सिंगल लाइन मिलती है, ठीक है, तो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई। ये यूरिन में है एचसीजी, इसको हमने मान लिया एंटीजन, एंटी सीरा ये एंटीबॉडीज है, ठीक है। तो इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये खुद एंटीजन हो गया मान लो, ठीक है। तो अगर एक ही लाइन हमें मिली तो हमें सिर्फ किसकी लाइन मिलती है? सिर्फ हमें एंटी सीरम की लाइन मिल गई, ठीक है। और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर, दोनों के अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है, तो हमें फिर डबल लाइन मिलती है ना, डबल लाइन मिलती है इस किट में। फिर हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, है ना, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है ये, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। तो एचसीजी से हमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी पता चल सकता है। पता चल गया कैसे? ठीक है, ये था एचसीजी के बारे में, और भी बताते रहेंगे। आज आज के लिए एचसीजी के बारे में इतना होता है, ठीक है। अब आगे पढ़े, टाइम हो गया, चलो ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी ही करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।